बेटा आज हम लोग जेनेटिक्स का दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट यानी जेनेटिक्स का दूसरा वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर जेनेटिक्स का, और वो क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमें पढ़ना क्या क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों को ये पढ़ना है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए से आरएनए किस तरीके से बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन कैसे बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे पहले। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से डीएनए बनता है, ये आपको मालूम है। डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फिर डीएनए से आरएनए बनेगा जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो हमें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ना है, और हमें यहाँ पर ओपेरेंस सिस्टम भी पढ़ना है, डीएनए के टाइप्स भी पढ़ने हैं, आरएनए के टाइप्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। डीएनए किस तरीके का मॉलिक्यूल है, ये सब चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो हमें अब ये समझनी है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड, बात समझे? न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। हमें पता है कि डीएनए क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए, इसीलिए इनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्योंकि इसमें एसिड होता है, इसीलिए, मतलब एसिडिक नेचर होता है इनका। इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है, इसलिए इनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात समझें तो बेटा ये जो न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहले इस न्यूक्लिक एसिड को बताने वाले, यानी कि इस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक मेशर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया। न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मेशर। ठीक है, 1869 में इन्होंने डिस्कवर किया था इस न्यूक्लिक एसिड को। किसमें? पस सेल्स में। पस सेल्स में देखा था इन्होंने सबसे पहले इस न्यूक्लिक एसिड को। तब इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं रखा था, इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन। क्या कहा था इसको इन्होंने? न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड शब्द तो देने वाले साइंटिस्ट थे अल्टमान।
अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया। अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो डीएनए आरएनए होता है, यानी ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में साइंटिस्ट को पहले ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल आरएनए है या जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, ये नहीं पता था। जेनेटिक मटेरियल आखिरकार है क्या। तो साइंटिस्ट ने सोचा कैसे पता लगेगा कि जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जब रिसर्च हुई तो ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जेनेटिक मटेरियल के गुण क्या क्या होने चाहिए। उन्होंने कहा जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जिसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता हो। जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि जेनेटिक मटेरियल वह होना चाहिए, कोई भी जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल में हम किसे जेनेटिक मटेरियल कहें, तो उन्होंने कहा किसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने कहा भाई जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो कि रेप्लिकेशन कर सके। तो जेनेटिक मटेरियल वह होना चाहिए जो रेप्लिकेट हो सके। ठीक है, तो हमने कहा जेनेटिक मटेरियल वह होना चाहिए जो कि रेप्लिकेट हो सके। दूसरा और क्या गुण होना चाहिए, इन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने कहा भाई जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो पहली बात तो ये कि रेप्लिकेट हो सके। क्यों रेप्लिकेशन की जरूरत, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सभी सेल्स में होता है। तो वो सेल को अगर अपनी आगे सेल और बढ़ानी है तो एक सेल से जब 2 सेल बनेंगी तो उसके लिए डीएनए का तो रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल तो डबल करना पड़ेगा। तो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी तो वो आगे की जनरेशन में जा पाएगा। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो कि रेप्लिकेट हो सके। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जिसमें कि म्यूटेशन स्टेबल हो। तो दूसरा गुण ये होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल वह होना चाहिए जिसमें जेनेटिक मटेरियल वह होना चाहिए जिसमें स्टेबल म्यूटेशन हो। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जिसमें स्टेबल म्यूटेशंस हो। स्टेबल म्यूटेशंस का मतलब ये होता है कि वो म्यूटेशंस कभी म्यूटेशंस जो है वो यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो अच्छे म्यूटेशंस होंगे तो वो आगे की जनरेशन में जाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे म्यूटेशंस आगे की जनरेशन में जाएंगे तभी तो, अगर स्टेबल म्यूटेशंस अच्छे होंगे, म्यूटेशंस अच्छे होंगे तभी तो आगे की जनरेशन्स में जाएंगे, आगे की जनरेशन में जाएंगे तभी तो इवोल्यूशन होगा, आगे की जनरेशन में जाएंगे तभी तो इवोल्यूशन होगा। तो म्यूटेशन स्टेबल होने चाहिए। स्टेबल समझ रहे हैं, स्थायी, मतलब कि वो म्यूटेशन आगे जाना चाहिए। म्यूटेशंस आप लोग समझ चुके हैं बेटा, म्यूटेशन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो म्यूटेशंस अगर अच्छे होते हैं तो वो आगे की जनरेशन में जाएँ, तो म्यूटेशन होने वाला ही जेनेटिक मटीरियल होना चाहिए। तीसरा, जेनेटिक मटेरियल वह होना चाहिए, उन्होंने कहा जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल अपनी इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल अपने इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा सके। जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जो अपनी इंफॉर्मेशन वो कौन सी, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन कौन सी है, प्रोटीन बना, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल अपनी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा सके, ऐसा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का मतलब क्या है कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन को बना सके। इंफॉर्मेशन पहुंचाने का मतलब है कि प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन, कि प्रोटीन किस तरीके से बनेगा ये वाली इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा सके, ऐसा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो आगे की जनरेशन में जा सके। उन्होंने कहा जेनेटिक मटेरियल आगे की जनरेशन में जाना चाहिए, आगे की जनरेशन में जाना चाहिए। ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जेनेटिक मटेरियल में ये सभी गुण होने चाहिए। ठीक ठीक है बेटा। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में ये इंफॉर्मेशन लोगों ने, यानी कि साइंटिस्ट ने बताई। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये जेनेटिक मटेरियल, देखो हम लोग ये बात करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, इसके लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो हमने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए है, ये डीएनए और आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। न्यूक्लिक एसिड में पहले नंबर पर हमने कहा शुगर होती है। कौन सी शुगर? पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर। फिर हमने कहा कि और क्या होता है न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर के अलावा? नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन से बेस होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं। और क्या होता है? और होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि फॉस्फेट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। सबसे पहले पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। कैसे कैसे जुड़ता है ये सब पढ़ेंगे। अभी हम जनरल चीज पढ़ रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली, पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन वाली शुगर पेंटोज शुगर कहलाती है। तो पेंटोज शुगर होनी चाहिए, नाइट्रोजन बेस होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाते हैं? पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है बेटा। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, यानी कि फॉस्फेट जुड़ जाता है। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा तो बन गया क्या? न्यूक्लियोटाइड बन गया, है ना। ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। बस एक न्यूक्लियोटाइड बना इस तरीके से, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई। क्या बन गई? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यही तो होता है डीएनए एंड आरएनए। बात को समझे?
तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पेंटोस शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होती है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। सबसे पहले पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड को बनाते हैं। फिर ये न्यूक्लियोसाइड बन गया ना, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पर जुड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पर जुड़ता है, 5वें कार्बन पर जुड़ता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पर जुड़ता है ये। ठीक, तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इस चेन को क्या हम लोग बेटा डीएनए को ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं। बात को समझ आ रही बेटा? तो हमने कहा न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखें, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 चीजों से मिलकर बना है न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा पेंटोस शुगर का। ठीक है, जो जो चीज़ हमने बताई कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, हम एक बार इसको बनाते हैं। चलिए, ये बनाई हमने पेंटोस शुगर। इस पेंटोस शुगर में बेटा ये पहला कार्बन यहां जुड़ेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथे नंबर पे ये, मतलब पहला कार्बन यहां जुड़ेगा, दूसरा कार्बन यहां, तीसरा कार्बन यहां, चौथा कार्बन यहां और 5वां यहां, इस तरीके से बॉन्ड के रूप में। बात समझ आ गई? तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? पेंटोस शुगर। ये क्या बनाई हमने? पेंटोस शुगर बनाई। क्या बनाई बेटा? पेंटोस शुगर। अब ये तो पेंटोस शुगर बन गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से ग्रुप्स जुड़े होते हैं। देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ कि देखो बेटा, ये पेंटोस शुगर है, यहां पर H H H OH, पहले कार्बन से यहाँ नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, और पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा, पांचवें पर फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक है ना, 5वें पर क्या जुड़ेगा बेटा? फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक, देखिए यहां पर भी H H H H, यहाँ H OH, एक्चुअली यहाँ पर OH होगा, HOH H H और OH और H, और ऐसे 5वें कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा रहता है। ये हमने क्या बनाया है? डीऑक्सी राइबोज शुगर।
डीएनए की शुगर, डीएनए में जो शुगर होती है वो कहलाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्योंकि बेटा मैं आपको बताऊं राइबोज शुगर का मतलब है जिसमें कि देखो ये मैंने यहाँ पर बताया ना, देखो यहाँ पर HOH लिख रहे हैं, यहाँ पर HOH लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर H और H क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन थी डीएनए में पेंटोज शुगर जो होती है वहां पर एक ऑक्सीजन गायब हो जाती है, तभी तो कहते हैं डीऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया यहाँ से। तो हम अगर राइबोज शुगर बनाएंगे ना, देखो पेंटोज शुगर ऐसी थी, यहाँ पर हमने HOH बना के दिखाया तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर गई। अगर हम राइबोज शुगर यानी आरएनए की शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखिए ये O, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए HOH, दूसरे पर HOH, HOH, ऐसे यहाँ पर HOH होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर HOH, यहाँ पर O नहीं है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, लेकिन ये है राइबोज शुगर। ये क्या है बेटा? ये है राइबोज शुगर, जिसमें कि यहाँ वाली ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो हम इसको देखकर ही पता लगा लेते हैं कि ये डीएनए की शुगर है कि आरएनए की शुगर है। अगर दूसरे नंबर का जो कार्बन है, दूसरे नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, लेकिन अगर दूसरे नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन है तो ये राइबोज शुगर है। क्या है? राइबोज शुगर है, ठीक है। तो हमने ये राइबोज शुगर देखी और डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो आपको समझ में आया कि पेंटोज शुगर में 5 कार्बन जो हैं, 5 कार्बन पर किस तरीके से ये जुड़े रहते हैं। देखिए अब हम एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। समझ आ रही है बेटा? डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर। अब मैं यहाँ पर पूरा आपको पूरा जो अभी हमने नाइट्रोजन बेस और वो सब जोड़ के बताया था वो मैं आपको अभी बताती हूँ यहाँ पर जोड़। देखिए पहला कार्बन है ये शुगर का पहला कार्बन, यहाँ पर तो नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, ठीक। और ये 5वां कार्बन पर हमने कहा था पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पर क्या जुड़ता है? फॉस्फोरिक एसिड। तो हमने कहा कि यहाँ पर 5वां कार्बन था ना, यहाँ पर CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा 5वें कार्बन पर, यहाँ पर जुड़ेगी फॉस्फेट। ये H और OH मिलकर H2O बनाएगा जो कि बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए पेंटोज शुगर ये है, देख रहे हैं आप, पेंटोज शुगर ये है। पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा किस पोजीशन पर? पहले कार्बन पर। देखिए पेंटोज शुगर का पहला कार्बन है ना, नाइट्रोजन बेस हमेशा पहले कार्बन पर जुड़ेगी, ठीक। और 5वें कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, 5वें कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। ये हमने फॉस्फोरिक एसिड का एक फॉर्मूला बनाया है, वो पूरा लिखा है, ये देखिए। और फॉस्फोरिक एसिड का ये जो OH है, इस OH का ये वाला H इधर 5वें कार्बन के OH के साथ मिल गया। 5वें कार्बन पर भी तो OH होगा बेटा, 5वें कार्बन के OH, ये 5वां कार्बन है, CH2 लिखा है ना, ये 5वां कार्बन है। 5वें कार्बन के OH से मिलकर ये फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन वाटर को रिलीज कर देगा। किसको रिलीज कर देगा? वाटर को रिलीज कर देगा, ठीक। तो इस तरीके से तो ये पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस भी जुड़ गया जिसमें कि न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड से ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया? ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया बेटा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया,
ठीक है बेटा। नाइट्रोजन बेस जो हम लोग बात पढ़ रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरीन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स दो होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन्स तीन होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। बात समझे बेटा। प्यूरीन्स होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन्स होते हैं थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। बात समझ आ रही है। टोटल मिला के ये होते हैं प्यूरीन्स दो, पिरिमिडीन्स तीन। डीएनए में एडेनिन होता है, डीएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है। लेकिन आरएनए में भी यही सब होता है, आरएनए में भी यही सारा नाइट्रोजन बेस होता है। लेकिन आरएनए में साइटोसिन की जगह पे, साइटोसिन के स्थान पर, सॉरी, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। यानी कि आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल। तो आरएनए के पास नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल हो गए। और डीएनए में कौन से चार हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। बात समझ आ गई था, ठीक है, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल नहीं होता है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, या टोटल अभी तो हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज हमने ये पढ़ लिया कि पेंटो शुगर क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड कैसे जुड़ा है। अब हम लोग ये समझेंगे कि नाइट्रोजन बेस किस तरीके से इस पेंटो शुगर से जुड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा यही पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन बेस किस तरीके से और किस पोजीशन पर जुड़ेंगे।